नमस्कार, तीखे सवाल जवाब वाला हमारा खास शो 3 का तीर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आज हमारे मेहमान बहुत ही खास हैं जो हर मुद्दे पर साफ बयानी के लिए जाने जाते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और आज हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट जी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सवाल जवाब की शुरुआत करते हैं अजय जी। पहला सवाल ये, पूरा देश जानना चाहता है पीओके को वापस लेना है, ये कब और कैसे होगा? देखिए, कुछ बातों को मैं यहां नहीं बोल सकता हूं क्योंकि मैं भारत सरकार में डिफेंस मिनिस्टर हूं। लोगों की भावना क्या है ये पब्लिक डोमेन में है। जब भावना ज्यादा बनती है तो फिर वो ज्वाला बनती है और कभी ना कभी वो सत्य हो जाता है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। चलिए बात चीन की कर लेते हैं। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि चीन ने भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है, सच क्या है आप ही बताइए। मुझे इसमें कुछ बोलना नहीं चाहिए। जब अल्प ज्ञान होता है तो आदमी ऐसे ही चिल्लाते रहता है। हिट एंड रन, मारो और भागो, ये उनकी पॉलिसी रही है। जिन महोदय की आप बात कर रहे हैं बिल्कुल बचकाने हैं, नॉलेज जीरो है, बहस नहीं करते हैं और कोई बात एक जिसको सुसुरी कहते हैं छोड़ जाते हैं, गलतफहमी सदन के अंदर फैलाते हैं और भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और तो बहुत दूर की बात है, हम तो छोटे कार्यकर्ता हैं। मुझसे कभी टेबल टॉक कर लें किसी भी पॉइंट पर, मैं उत्तर दूंगा, निरुत्तर हो जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विश्व शांति की गारंटी केवल सनातन है, इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल ठीक कहा है। सनातन चल रहा है, शांति भी वही है। हम तो शांति के पुजारी हैं। हमने वसुधैव कुटुंबकम ये जो स्लोगन दिया है ये किसी का नहीं है, हमारा है, हमारे देश का है। हम परिवार मानते हैं। आपने देखा रूस और यूक्रेन के युद्ध में दोनों से प्रधानमंत्री जी ने कहा प्लीज रोकिए, आप भी जेलेंस्की साहब, पुतिन साहब आप भी रोकिए, मेरे बच्चे फंसे हैं। एक ही व्यक्तित्व इतना बड़ा उनका निकला, दोनों ने संगीनें हटा ली, बंदूक की नाल अलग अलग दिशाओं में डाल दी, फाइटर हट गए, हमारे बच्चे निकल के आ गए। श्यामा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन और सरल है। हमारे पास सब कुछ है, उसके बाद भी मोदी जी में विनम्रता है, भारत में विनम्रता है। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि विपक्ष सनातन को खत्म करने की साजिश रच रहा है, इसे कैसे समझाना चाहेंगे आप? देखिए क्या गलत कहा है। मुझे इतना ही कहना चाहिए कि विपक्ष ये मान के चले कि जो सनातन धर्म है उसमें सब समाहित हैं, आप भी समाहित हैं। उसमें हिंदू है, उसमें मुस्लिम है, उसमें ईसाई है, उसमें अन्य धर्मों के लोग हैं, अन्य जो पंथों को मानते हैं वो लोग हैं। जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, पंथ, इन सब से ऊपर सनातन रहा है। मुझे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। कह रहे हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है। नहीं तो ये इन्होंने पीएचडी की है क्या? इनकी बात को मानेगा देश? जो सही है वो कह रहे हैं। हमने कहा कि सर्वधर्म संभाव हमारे वहां है, विश्व बंधुत्व हमारे वहां है। हमने एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, अभी हमने कहा जिसको पूरी दुनिया ने अडॉप्ट कर लिया है। राहुल जी को पूछने आ रहा कोई? आपका क्या है बताइए ना, आपने पीएचडी करी है अगर किसी चीज में, बताइए। अजय जी, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तिथि तय हो गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद होंगे, लेकिन विपक्ष पीएम की मौजूदगी पर सवाल खड़ा कर रहा है। मेरे समझ में नहीं आता है कि विपक्ष को हो क्या गया। कहीं भी पीएम साहब कोई अच्छा काम करते हैं तो ये उसके उलट बात करते हैं। भाई देश या फिर जो वहां की समिति है, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी को बुलाते हैं तो ऐतराज क्या है? लेकिन तो विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री का मंदिर में क्या काम? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप कि प्रधानमंत्री कहां जाएंगे? राम जन्मभूमि की शिलान्यास उन्होंने करी, उनके साथ आपको पता है माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से है योगी जी, सबको पता है। बल्कि मैं तो बार बार लोगों को बताता हूं कि शायद प्रभु राम ने कहा होगा मोदी जी जब आप भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे तब मैं आप ही के हाथ से मंदिर का श्री गणेश कराऊंगा।
ये तो प्रभु की इच्छा से हुआ है सब कुछ। मैं तो विपक्ष के लिए इतनी बात कहना चाहता हूं, प्रभु सुमति दीजिए, क्योंकि रामायण में लिखा है जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निदाना। अजय जी, और इनको जो कुमति आई है इसीलिए तो रसातल में जा रहा है विपक्ष। ठीक है, अभी चुनाव सर पर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? स्वर्णिम कार्यकाल, ऐतिहासिक कार्यकाल, एक के बाद एक इतिहास बनाए हैं। अगर हम पहली बार जब चंद्रयान हमारा फेल हुआ था, कह देते नहीं यार खर्चा बहुत हो रहा, अब नहीं हो सकता है, जाते कभी? मोदी जी ने कहा नहीं, दिल छोटा नहीं करना है, कोई आंसू नहीं, जाएंगे, जो चाहिए वो लगाओ। और इस बार हमने इंडिजिनस कर दिया, पूरा अपना सामान लगाया, देश की हमारी फैक्ट्रीज ने बनाया, लगा के ऐसी जगह चंद्रयान गया जहां कभी कोई गया ही नहीं, साउथ पोल पर। बाल समय रवि भक्ष लियो, जब तीनों लोग भयो अधियारो, बजरंग बली की हम पूजा करते हैं, सूर्य भगवान को यहां रख दिया 6 महीने तक, हाहाकार हो गई। आप जानते हैं आज आदित्य L1 चक्कर लगा रहे हैं, गल नहीं रहे, कहीं पिघल नहीं रहे हैं, पिक्चर आ रही है हमारी। ये किसी ने देखा? 370 आर्टिकल यानी हम धारा बोलते हैं बोलचाल में, जब वो हटाया गया लोगों ने कहा खून की नदियां बह जाएंगी। मैं कश्मीर में 3 या 4 बार जाके आ गया हूं, सभाएं भी करी हैं, विकास की नदियां बह रही हैं। मैंने वहां के जिला पंचायत के एक अध्यक्ष थे, उनसे पूछा कैसे लग रहा, उन्होंने कहा अद्भुत, हमें तो पता ही नहीं था ऐसा होता है, कभी चुनाव ही नहीं हुआ। लोकतंत्र वहां जीवित कर दिया। कोरोना में लोगों ने कहा खबरदार, मोदी जी का वैक्सीन है, लगाते ही मर रहे हैं, और रात को चुपचाप डॉक्टर को दबा के क्लिनिक खुलवा के डॉक्टर को डराते थे और अपने परिवार को वैक्सीन लगा लाए। किसकी बात कर रहे हैं आप? ये जब जिनकी बात, जो हमारे पर कीचड़ उछाल रहे हैं, हम कीचड़ नहीं उछाल रहे हैं, जो हमको बार बार कहते हैं कि मोदी जी मोदी जी, उनको इतना डर बैठ गया मोदी जी का, कहीं भी जाते हैं तो उनके दिमाग में मोदी जी। अरे तुमने कुछ किया होता है इस देश के लिए, लोग तुमको मानते। अच्छा, वो मुझे एक बात मजदूर बताइए। है, किसान है, बेलचा लगाने वाला है, पत्थर तोड़ने वाला है, आज मोदी जी के खिलाफ कोई बोलता है वो वैसे ही खड़े हो जाता है जैसे नींद से जाग रहा हो। क्या बोला मोदी में, हमारा मोदी, ऐसे बोलते हैं। अच्छा, अब लोकसभा चुनाव देश में होने जा रहे हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें हैं, उन पर जीत के लिए बीजेपी की रणनीति क्या है? 5 की 5 सीटें जीतेंगे, क्योंकि भारतीय जनता रणनीति क्या पार्टी, होगी? मोदी मैं बता रहा हूं रणनीति, कुछ रणनीति तो सार्वजनिक नहीं की जाती है, अगर रणनीति बता दी तो वो लोग फिर पकड़ लेंगे। जीत की रणनीति है हमारी, हर हालत में जीतेंगे, लगातार जीतते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे वहां एक सिस्टम है। अगर कोई पॉलिटिकल दल आज निचले स्तर तक है, यानी कि जिसे बूथ कहते हैं, वो हम हैं। चाहे सीटें हम जीतते हैं या जीतने से रह जाते हैं, उसके दूसरे दिन से हम अपने काम पर निकल पड़ते हैं। यह हमारी जीत का कारण है। एक चर्चा बहुत ज्यादा बुलडोजर की, यूपी से लेकर उत्तराखंड तक। यूपी में माफियाओं के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है, उत्तराखंड में अवैध मजार पर बुलडोजर चल रहा है। इस नीति को आप कितना सही मान रहे हैं? जो डेमोग्राफी बदलना चाह रहे हैं, को चाहे किसी जाति, किसी धर्म, किसी वर्ग, किसी क्षेत्र का हो, क्या वो अच्छी बात है? यहां कुछ है नहीं, जंगल के जंगल घेर दिया आपने, एक मूर्ति लगा दी या फिर एक मस्जिद बना दी आपने, 10 एकड़ 5 एकड़ 2 एकड़ जमीन घेर रहे हैं, और आने वाले दिनों में पूजा पाठ का वहां पर जाके कोई जाने वाला है नहीं, कुछ दिनों में वहां जाके बसासत बसा दे रहे हैं लोगों को लाके। ये क्या ये इसे सही कहा जा सकता है? चलिए ठीक है, अब विकास की बात कर लेते हैं। जमरानी बांध आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है और कैबिनेट से इसे मंजूरी भी मिल गई है। जनता के कितना काम आएगा, कितना फायदा होगा जमरानी बांध से? एक इतिहास मोदी जी ने फिर रच दिया है उत्तराखंड में। 1967 में पहली बार जमरानी के बारे में लोगों ने मांग उठाई, क्योंकि लोगों ने साफ कहा कि हम लोग यहां से पलायन कर जाएंगे। पानी नहीं आ रहा था, तब भी पानी की बहुत हाई तोबा मच गई थी, और धीरे 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 मांग उठती रही, तो 75 में इसकी स्वीकृति सैद्धांतिक हो गई। कुछ एक पैसा भी हल्का फुल्का मिला, लेकिन वो कुछ दिनों के बाद बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया इस पर मैं जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार रही अधिकांश समय में, उन्होंने हर प्रोजेक्ट को बंद किया। अटल टनल आप हिमाचल की देख लीजिए, 10 साल बंद रही अटल जी, उसका श्री गणेश कर गए। जैसे ही हमारी सरकार आई 2.5 साल में अटल टनल बना दी। तो मैंने इसको, मैं सौभाग्यशाली समझता हूं अपने को कि 3 जुलाई 19 को पहली बार जब मैं सांसद बना,
तो मेरी ये पहली स्पीच, जिसे मैडन स्पीच कहते हैं, ये मेरी स्पीच रही। मैं तो बहुत आभारी हूं अपने अध्यक्ष जी का कि मेरा नाम भी आ गया, जो पर्चे पढ़ते हैं उसमें आ गया। पहली बार मैं बोला और पहले सत्र में बोला, पहली बार बोला और पहली डिमांड जमरानी की उठाई। आज ये फलित हुआ है और ये पत्र है, मैंने किस डेट को कौन पत्र लिखे और कहां कब क्या बात उठाई। मेरा कैसेट भी है, कब इसको उठाया, क्या क्या बोला। मैंने कहा इसको नेशनल प्रोजेक्ट बनना चाहिए और आज ये बन गया है। आप नैनीताल से सांसद हैं और जो दर्शक इस वक्त नैनीताल से जुड़े हैं और देख रहे हैं ये शो, उनके मन में एक सवाल है और सवाल दिल्ली वालों और देश भर के उन लोगों के अंदर भी है जो नैनीताल घूमने जाते हैं। सड़कें बहुत जाम हो जाती हैं, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं कि वीकेंड पर या अलग से लोग घूमने जाएं और उन्हें इस जाम से और सड़कों से दो चार ना होना पड़े? देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में थोड़ी सी सड़क बनाने में दिक्कत तो है ही, और ये हमारा सौभाग्य है कि कोरोना के बाद से जिस तरह से लोग टूट के आ रहे हैं, इसको हम बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं। कुछ हमने बाईपास निकाले हैं, वो बन रहे हैं PMGSY में। तरह तरह जगह जगह से लोग घूम के आएंगे। जब नैनीताल भर जाता है तब फिर हम रामगढ़ शिफ्ट करते हैं। एक किस्म से वो भी छोटा नैनीताल होते जा रहा है। 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार तक के होटल वहां लोगों ने बना दिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक रोपवे की बात लंबे समय से चल रही थी, उसका एक वाद चल रहा था जी हाईकोर्ट में, वो अभी अभी निपट गया है। अब हम सीधे सीधे रोपवे नीचे से लगाएंगे, हल्द्वानी से, रानीबाग से, और वो सीधे 15 मिनट में आप ऊपर पहुंच जाएंगे, जाम से निजात मिलेगी। ठीक है, इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है। आपके पास पर्यटन मंत्रालय भी है, वो भी प्रभार है। आपके कार्यकाल में पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखंड को क्या क्या मिला, अभी तक उपलब्धि क्या रही? देखिए, पर्यटन तो वैसे स्टेट का सब्जेक्ट है, हम लोग गाइडलाइन बनाते हैं, लेकिन फिर भी जैसे आपने देखा टिहरी झील के लिए एक हैंडसम अमाउंट 32 करोड़, 40 करोड़, 26 करोड़, 52 करोड़, इस तरह से हमने 4 धाम के लिए, मैं अलग अलग बता रहा हूं आपको, इसको हम देते जा रहे हैं लगातार। जैसे ही वहां से डिमांड आती है हम वैसे ही दे देते हैं। अगर आप कोई मेले लगाते हैं तो 50 लाख रुपए उसके लिए भी हम देते हैं। चाहे एक जगह लगाएं 50 लाख, 2 जगह मांगे 25-25 लाख, 4 जगह मांगे उसी में डिवाइड कर देते हैं, 5 जगह मांगे तो 10-10 लाख, अगर 10 जगह मांगे तो 5-5 लाख। तो ये भी हमारी एक योजना वहां पर है। चीन बॉर्डर तक सड़क पहुंचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लिपुलेख सड़क एक उदाहरण है कि कैसे एक्सीडेंट और लैंडस्लाइड काम में अड़चन डाल रहा है। देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों की ये नियति है कि एक्सीडेंट हो जाते हैं अक्सर, आज से नहीं बहुत पहले से। आपको पता है कि संभवतः कबीर बेदी जी की पत्नी प्रोतिमा जी थी, वो 20 साल पहले अपने साथियों के साथ जमीन दोज हैं, मालपा, आज भी याद है मुझे, मालपा, इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, कई लोग दबते रहते थे, सड़कें थी नहीं आज तक, एक्सीडेंट होते थे, 1 महीने में पहुंचते थे। आज आप दिल्ली से चलिए, शाम को धारचूला रुकिए, कल को सीधे आप मानसरोवर जाइए, कैलाश मानसरोवर, डुबकी लगा के दूसरे दिन दिल्ली आना चाहे तो दिल्ली, कहीं बीच में रुकना चाहे तो रुक सकते हैं। इतनी बड़ी उपलब्धि हुई है वहां। सड़कों में दुर्घटना हो रही है, अभी एक और दुर्घटना हुई है, उसमें हमारे 2 राज्यों के 2 लोग और उत्तराखंड के 2 लोगों की जान गई है, उसका हमें कष्ट है, लेकिन उसको किस तरह से हम सुदृढ़ करें, कम से कम वहां पहाड़ खिसकें, किस तरह से वहां नेट जिसे जाली कहते हैं कैसे फिट करें, वो योजनाएं पूरी चल रही हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा जो नियति में बाधा है वो तो होता ही है, ये माइनर चीजें हो ही जा रही फिर भी। बिल्कुल। चुनावी मैदान की बात करें तो जोर आजमाइश आपकी तरफ से भी चल रही, कांग्रेस की तरफ से भी। हरीश रावत जी कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ा उलटफेर कर देगी, क्या कहें? समय बताएगा, वो हमेशा ही बोलते रहते हैं भाई साहब, उनको बोलना भी है, नहीं बोलेंगे तो कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे बनाएंगे। वो हारने के बाद भी एक्टिव हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, और इस बार भी वो कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे। अच्छी बात है, प्रजातंत्र में यही होना चाहिए, कौन जीत रहा कौन हार रहा। जैसे खिलाड़ी हैं गले मिलते हैं, और मैंने इस बात का रिकॉर्ड बनाया है कि हरीश रावत जी के साथ कभी मैंने अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किया है। हालांकि वो प्रोवोकेट करते रहते, भाई साहब प्यार प्यार में कुछ कहेंगे करके, मैंने कहा मेरे बड़े भाई हैं, मैंने बहुत कुछ इनसे सीखा है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे, मैं नेता प्रतिपक्ष था, मैं अध्यक्ष था, वो अपनी पार्टी के अध्यक्ष थे।
तो इस तरह से हम साथ साथ चले। हमारे गांव घर भी एक आसपास ही हैं। लेकिन अब कांग्रेस कह रही है कि रोजगार, महंगाई, पलायन के मुद्दे पर धामी सरकार ने कुछ नहीं कहा है। साथ ही आपने कहा था कि बहके हुए नेता है, ये किस पर कहा था आपने बताइए। और रोजगार, पलायन, महंगाई के मुद्दे पर भी घेरता विपक्ष नजर आ रहा है। देखिए, जब मनमोहन जी आए थे तो कहा था 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे। फिर वो दोबारा आए और दोबारा आने के बाद आपने देखा कि आसमान में महंगाई छूने लगी है। महंगाई को आप अगर आईएमएफ की रिपोर्ट और इंटरनेशनल जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी रिपोर्ट को आप देखेंगे, पहली बार भारत की अर्थव्यवस्था तेज हुई है और हमने 12 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से बाहर निकाला है। ये हम नहीं कह रहे, ये इंटरनेशनल संस्थाएं कह रही हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव अभी हाल ही में उत्तराखंड गए और उन्होंने एक वक्तव्य दिया। उन्होंने यहाँ की सड़कों पर कमेंट किया और कहा कि उत्तराखंड में जो विकास हो रहा है उसके कारण यहाँ की सुविधाएं जो हैं वो खराब हो रही हैं। मेरे समझ में नहीं आया कि अखिलेश जी कहां गए होंगे, क्योंकि अभी तो उत्तराखंड की सड़कें तो और 4 धाम तक आज जहां डर लगती थी, घास पकड़ के जाते थे, वहां भी ऑल वेदर रोड हमारी बन गई है। कर्णप्रयाग तक आप ट्रेन में जाएंगे अब ऋषिकेश से 4 धाम के लिए। तो कौन सी सड़क में गए, कहां देखा होगा उन्होंने, मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि सड़कें तो जितनी अच्छी हमारी इस समय लग रही हैं, गांव घरों में टूटते रहती, हिमालयन क्षेत्र है ऊपर टूटती हैं, लेकिन जल्दी हम 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में ठीक कर देते हैं। अगला सवाल है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है उत्तराखंड में, करोड़ों के एमओयू साइन हो रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि ये सिर्फ कागजी धरातल पर 1 रुपया नहीं आएगा। देखिए, तो समय बताएगा, लेकिन जितनी मेहनत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, मैं समझता हूं कभी उनके जमाने में कभी नहीं हुई है। 100% जो इन्वेस्टमेंट के एग्रीमेंट हुए हैं वो जमीन पर उतरने वाले हैं, चाहे दुबई में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, या फिर अभी आज चेन्नई में इस समय हमारी टीम है, और देश के विभिन्न हिस्सों पर हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे मंत्रीगण अलग अलग जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से लोगों ने उत्तराखंड के प्रति अपनी रुचि दिखाई है वो अद्भुत है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है कहीं पर भी, सिंगल विंडो सिस्टम है, उद्योगपति को कहीं भागना चाहता है, कोई करप्शन नहीं है, लोग लगाते रहते हैं, चार्ज लगाते रहते हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। करप्शन के कोई उदाहरण तो दें। करप्शन है तो उसके लिए ईडी है, उसके लिए और हमारी संस्थाएं हैं, वो जा भी तो रही होंगी, वहां देख भी तो रही होंगी। अच्छा, ठीक है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और इसके साथ ही एमपी में चुनाव हो रहे हैं, इसे 24 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। कितना बड़ा चैलेंज बीजेपी के लिए 24 में? देखिए, हम कभी किसी चीज को चैलेंज नहीं मानते हैं। हमारी पार्टी, जैसे कहते हैं ना, कर्मयोगी है, तो मोदी जी कर्मयोगी हैं उनके नेतृत्व में, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, और हमारे जो पूरी चीजों को, संगठन के मर्म को जानते हैं, हमारे गृह मंत्री जी हैं, 2 बार देश का नेतृत्व कर चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, हमारे रक्षा मंत्री जी हैं। हमारे पास कहीं से कहीं तक ऐसी कमी नहीं है। और जो आपका सवाल है, मैं समझता हूं कि इस सवाल की हमको चिंता भी नहीं है। मेरे इन्हीं प्रश्नों में आप उत्तर ले लीजिए। ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। इंडी गठबंधन, आपको लगता है कि ये गठबंधन बीजेपी के विजय रथ को रोक पाएगा? क्योंकि आप लोग कह रहे हैं अब की बार 400 पार। कितनी बार बन गए गठबंधन। हमारे वहां जब से मोदी जी आए उससे पहले भी गठबंधन बने। अगर अटल जी को छोड़ दिया जाए, वो एक ऐसे नेता थे जिनको सर्वमान्य माना गया, उसके बाद विपक्ष बनाते रहा, नकल करते रहा, लेकिन फेल होते रहा। गठबंधन में कौन है, मैं अपने मुख से कुछ कहना नहीं चाहता हूं। बिहार में जिन पर अति चार्ज लगे, आप सब जानते हैं। गठबंधन में कौन है, एक वर्ग को जो बुरी तरह से पिटाई कर रहे हैं और आज वो आगे को बढ़ते जा रहे हैं। गठबंधन में कौन है जो जातिगत बातें कर कर कुछ लोगों के नेता, एक वर्ग विशेष के या धर्म विशेष के नेता बनना चाह रहे हैं। ऐसे लोग हैं, वो तो आपस में ही आज टकरा रहे हैं। अभी तक कोई ये नहीं कह रहा कि ये प्रधानमंत्री बनेगा। डुगडुगी बजा रहे हैं, हम एक हैं, हम एक हैं, आप एक हैं, और अंदर जा रहे हैं तो फिर दुबक के तू बड़ा, मैं बड़ा, ये बड़ा, इसी पर रह जा रहे हैं। गठबंधन आप देख लीजिएगा, कुछ भी नहीं होना है, कितने बनाए, क्योंकि देश की जनता ने मन बना लिया है कि मोदी जी को 2024 में दोबारा सेवा करने का मौका देना चाहिए। कश्मीर में धारा 370 हटने पर विपक्ष काफी ज्यादा बौखलाया था। विपक्ष का कहना था कि खून की नदियां वहां पर बहेंगी। क्या
दुश्मन की भाषा बोल रहा है विपक्ष, क्योंकि ये आपकी तरफ से कहा गया था। बिल्कुल, सर्जिकल स्ट्राइक हुई हो या एयर स्ट्राइक हुई हो तो उन्होंने, विपक्ष ने पाकिस्तान की भाषा बोली जो तत्कालीन उनके प्रधानमंत्री बोल रहे थे। वैसे ही सवाल जवाब इन्होंने किए, जबकि जानते सब थे कि एक जबरदस्त कदम मोदी जी ने उठाया है। तो इसलिए जो धारा 370 हटने के बाद बौखलाया हुआ है, बौखलाहट की हवा निकल गई है, क्योंकि लोग आज मोदी जी के साथ खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े हैं, क्योंकि खून की नदियां बह जाएंगी। जो आपने कहा, आज विकास की नदियां बह रही है, मैं स्वयं वहां देख के आया हूं। एक से एक प्रोजेक्ट वहां आज लगे हैं, कम भी नहीं, हजारों करोड़ रुपए के, चाहे लद्दाख में हो, जम्मू में हो, कश्मीर में हो। इसलिए विपक्ष की हवा निकल गई। जो पहले पाकिस्तानी झंडा फहराते थे जहां पर, आज वहां पर हिंदुस्तानी झंडा फहरा रहा है, तिरंगा। ये सबसे बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है, ये है बदलते भारत की तस्वीर। जी जी, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जहां पूरे देश ने प्रधानमंत्री मोदी की एक बार फिर से शिव भक्ति देखी है। आदि कैलाश में प्रधानमंत्री मोदी को दर्शन करते हुए देखा है, इस पर आप क्या बताना चाहेंगे? मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे, जो मेरे दर्शक हैं उनको भी बताना चाहता हूं कि मोदी जी कोई उनके अंदर साधारण आत्मा नहीं है, कोई न कोई बहुत बड़ी आत्मा है। वो जो कह देते हैं लोग मुरीद हो जाते हैं, जो कहते हैं वो हो भी जाता है। आप इंटरनेशनल लेवल पर देख लीजिए, चाहे G20 हो या अन्य इवेंट हुए हो, मोदी जी का जहां भी गए भक्ति भाव से गदगद होके गए, कोई ना कोई अंश तो है ही। आपने देखा तबाह हो गया था केदारनाथ, और वहां आपने आदि गुरु शंकराचार्य जी की जिस केव में ध्यान लगाया, उसकी बुकिंग लंबी आ गई है। और आज आदि कैलाश बिल्कुल पार्वती माँ का पार्वती कुंड वहां पर रखा हुआ है, और वैसी जगहों पर जाना, बिल्कुल सामने दूसरे देश की सरहदें हैं, और वहां ध्यान लगाना, अमिताभ बच्चन जी का ट्वीट करना, मेरी उम्र नहीं है, आपने देखा होगा, वो गदगद होकर ट्वीट किया उन्होंने, जो लिखा है आप सब जानते हैं, कितनी बड़ी बात है। और अब वक्त है हमारे रैपिड फायर राउंड का, जिसमें हम एक नाम आपके सामने रखेंगे और उससे जुड़ा हुआ जो भी विचार या शब्द आपके जहन में आता है, आपको वो कहना है। तो शुरुआत करते हैं, और पहला नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विश्व के नंबर 1 नेता, जो कहते हैं वो करते हैं, सर्वमान्य नेता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। संगठन के मर्मज्ञ, सब चीज को जानते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी। युवा चेहरा, खिलखिलाता चेहरा, युवकों के लिए प्रेरणा स्रोत। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जबरदस्त निर्णय लेते हैं, कभी घबराते नहीं हैं, निडर मुख्यमंत्री। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। मेरे बड़े भाई हैं, बहुत विनम्र और सत्य से परे बात भी कहते हैं, बहुत विनम्रता से कहते हैं। राहुल गांधी। ज्ञान की अल्पता है, अभी पढ़ाई करने की आवश्यकता है। हिट एंड रन, मारो और भागो, उनकी नीति है। प्रियंका गांधी। परिवार का लाभ मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। विनम्र हैं, लेकिन जितना बोलते हैं मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही बोलते हैं। मायावती। अब दीदी इस समय कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं, मुझे लगता है कि आराम में है। असदुद्दीन ओवैसी। कुछ भी बोलते हैं, अनावश्यक बोलते हैं, अनर्गल बोलते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। अपनी बात पर अड़ी रहती हैं, दीदी दूसरों को कुछ समझती नहीं है। राम मंदिर। राम मंदिर पूरे देश की मांग थी। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज उसका शिलान्यास होने के बाद अब वो देश को समर्पित हो रहा है, और सुमति आ गई देश में। जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निदाना। बहुत बहुत धन्यवाद अजय भट्ट जी हमारे शो पर आने के लिए। बहुत ही बेबाकी से आपने सभी सवालों का जवाब दिया। उम्मीद है हमारे दर्शकों को हमारी ये कन्वर्सेशन पसंद भी आए, और हर बेबाकी के साथ जवाब देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।